नॉर्मल डिलीवरी के बाद किस तरह से अपने आप को रिकवर किया जाए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी की बहुत ज़्यादा उनको ख्वाहिश होती है, लेकिन चूँकि वो उस प्रोसेस से गुजरे नहीं होते हैं इसलिए उनको उस प्रोसेस के पेन का अंदाज़ा नहीं होता। तो जब वो एक दफ़ा नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद वो अगले दिन ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और उनको किसी किस्म का कोई पेन नहीं होगा और दे विल बी फ्री। तो ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान और स्पेशली जो आपकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके अंदर एक तो जो लेबर का प्रोसेस होता है उसको लेबर कहते ही इसलिए हैं कि इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। इसमें बहुत शदीद पेन होती है और जिस पैसेज के ज़रिए से बच्चा डिलीवर होता है, वेजाइना से जब बच्चा निकलता है तो उसके दौरान वहाँ पे अगर हम बाज़-औक़ात इलेक्टिवली एक कट लगा देते हैं जिसको एपिजियोटमी कहते हैं, ख़ास तौर पर फर्स्ट बेबी के लिए, और अगर वो ना भी लगाएं तो बहुत सारे ऑटोमेटिकली कट्स आते हैं जिनको बाद के में स्टिच करना पड़ता है। और अगर उन स्टिचेस की प्रॉपर तरीके से केयर ना की जाए तो ये नॉर्मल डिलीवरी इवन सिजेरियन से भी ज़्यादा पेनफुल बन जाती है। और हमारे यहाँ जो पेशेंट्स को जो बाद की केयर का आइडिया नहीं होता है, वो समझते हैं कि बस अब तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई एंड वी आर फ्री, तो उसके बाद वो जाके अपनी प्रॉपर से केयर नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका पेरिनियल एरिया में इतनी ज़्यादा पेन होती है कि वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं सकते हैं। उनके जो पेरिनियल एरिया के मसल्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से जब वो चलते हैं तो उनकी चाल ख़राब हो जाती है। इन्फेक्शन बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो आपके कट्स आए होते हैं या जो एपिजियोटमी का स्टिच होता है उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा पेन का बायस बन सकता है। आपका पोस्चर ठीक ना रहने की वजह से आपका जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई ताकि आपको पता चल सके कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी केयर की ज़रूरत होती है। बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जहाँ पे हम कट लगा रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए या जो कट आ रहा है, पहली बात तो ये कि बात करते हैं कि जो हम कट लगा रहे होते हैं वो उसके साथ बिल्कुल एनल एरिया पड़ा हुआ है जहाँ से कि आप स्टूल पास कर रहे हैं, आप पखाना कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जरासीम होते हैं और उस जो कट है उसमें इन्फेक्शन की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर आप प्रॉपर से केयर नहीं करेंगे तो। इसी तरह से अगर वो पोजीशन इस तरह से होती है कि चाहे आप बैठे हों चाहे आप लेटे हों उस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स के मसाइल ज़्यादा होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पेरिनियल एरिया के मसल्स होते हैं हमें उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइजेस का पता ही नहीं होता जिसकी वजह से हमारे लिए जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो रिकवरी है वो मुश्किल हो जाती है। और अक्सर पेशेंट जब नॉर्मल डिलीवर होने के बाद आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, हम तो समझ रहे थे कि बस नॉर्मल डिलीवरी होगी और हम चल फिर के घर जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी केयर है जो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि जो पेरिनियल एरिया होता है उसके अंदर जो पेन के रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से पेन किलर नहीं लेंगे डिलीवरी के बाद, कम से कम 7 से 8 दिन तक अगर आप पेन किलर नहीं लेंगे तो आपके लिए जो नॉर्मल रूटीन के काम करना है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अपने बच्चे को फीड कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो डिलीवरी के बाद कम से कम 7 से 10 दिनों के लिए पेन किलर ज़रूर लें, बाकायदगी से सुबह शाम लें ताकि आप पेन फ्री रहें। नंबर 2, डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं वो प्रॉपर तरीके से लें और अपनी डिलीवरी साफ सुथरे सेटअप में कराएं जहां पे स्टरलाइज्ड किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। साफ सुथरे सेटअप में डिलीवरी कराने के बाद आपने एंटीबायोटिक कम से कम 7 दिन तक ज़रूर लेनी है। डर्टी एरिया है वेजाइना, उसके साथ एनल कैनाल पड़ी हुई है तो उसके अंदर से इन्फेक्शन क्रॉस ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
नंबर 3, अपना जो कट लगा हुआ है उसको एक तरफ से तो जाहिर है कि वो एनल एरिया के जरासीम आ रहे हैं, ऊपर से कॉन्टिन्यूसली लोकिया डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उस जख्म को आपने साफ सुथरा रखना है। एक सिट्स बात होता है कि आपने अपने जो स्कार होता है या इसके लिए हम कहते हैं कि गर्म पानी का टब लें, उसके अंदर थोड़ा सा पायोडीन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कोई भी डाल लें, हल्का सा आप कोई नमक डाल लें, फटकरी डाल सकते हैं और उसके अंदर कम से कम 15-20 मिनट के लिए बैठें। उसका क्या फायदा होगा कि एक तो आपका सारा एरिया क्लीन हो जाएगा, नंबर 2 उसके अंदर जो स्टिचेस होंगे वो ड्राई होके टाइट नहीं होंगे, वो लूज रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने उस एरिया को ड्राई रखें। यानी एक दफ़ा आप वॉशरूम गए, उसके बाद आपने अपना एरिया वॉश किया और वॉश करने के बाद उसको टिश्यू पेपर से या टॉवल के साथ ड्राई करें, उसके ऊपर जो कोई लोकल क्रीम आपको डॉक्टर ने लगाने के लिए दी हुई है वो लगाएं और अपना पैड हर 2, 4, 6 घंटे के बाद साफ नया पैड रख लें, ताकि क्योंकि जितना वो एरिया वेट रहेगा, जितना वो एरिया उसके ऊपर ब्लड रहेगा, वहाँ पे जरासीमों की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से नंबर 5 कीगल एक्सरसाइजेस। कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेस हैं जिनको कीगल्स के नाम से कहा जाता है। ये नेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कीगल एक्सरसाइजेस की, ये ज़रूर करें। ये बेसिकली हमारे कुछ पेल्विस के नज़र आने वाले मसल जो कि अंदर की तरफ होते हैं उनके ऊपर काम करती है और आपके पेल्विस की तरफ खून के बहाव को ज़्यादा कर देती है, जिससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा आपकी जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो पेल्विस की स्ट्रेंथ है वो बेहतर होती है और आपको इवन पेन रिलीफ भी आपका बेहतर वो कर देती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स होते हैं, वो जब आते हैं तो बताते हैं कि हम बिल्कुल एक साइड पे करवट लेके लेटे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि अब हम दूसरी तरफ बैठ ही नहीं सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक तरफ को टेक लगाई रखेंगे तो एक साइड की लिम्फेटिक ड्रेनेज बिल्कुल बंद हो गई है, उसकी जो वेन्स हैं वो प्रेस हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको उस तरफ स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको ज़्यादा पेन फील होती है। तो आपने अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है और खुदा न खास्ता अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही है या नीचे कोई पस आपको फील हो रही है तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। नॉर्मल डिलीवरी कराने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि जो आपकी डॉक्टर है उसको आप रब्ता ही ना करें, दोबारा कंसल्ट ही ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें हीलिंग के प्रोसेस में आपकी डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉर्मल डिलीवरी का जो फ़ायदा है वो डिलीवरी के 3 माह के बाद शुरू होता है। यानी आपका सिजेरियन से, लोग समझते हैं कि हम सिजेरियन से बच गए तो शायद हम कल ही जाएंगे तो हम इतने एक्टिव हो जाएंगे। ये नॉर्मल डिलीवरी करने के बाद के जो पहले 15 से 20 दिन होते हैं वो हो सकता है आपके सिजेरियन से ज़्यादा मुश्किल गुजरें, क्योंकि नीचे जो आप, स्पेशली अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, जो कट लगा हुआ है, अगर आपकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए बहुत पेनफुल साबित होती है। लेकिन जैसे ही आप का 1 महीना होता है डिलीवरी के बाद, आपका वेट लॉस बड़ा प्रॉपर होना शुरू हो जाता है, आपका ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छा डेवलप होता है। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश तो आप ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज रखें ताकि आपके लिए इसको कोप अप करना बहुत आसान हो। मैंने देखा है कि हमारी ऑडियंस के अंदर, हमारे पेशेंट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी से बहुत फैंटेसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जब उनको पेन्स आने लगती हैं तो उसके बाद वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नहीं पता था ये पेन्स इतनी ज़्यादा होंगी, आप हमारा ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हमें पेशेंट की विश के ऊपर ऑपरेट करना पड़ जाता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, लेबर पेन के बारे में रियलिस्टिक अप्रोच रखें ताकि आपकी हीलिंग भी अच्छी हो और आप इस प्रोसेस को थॉरली, क्योंकि जिस प्रोसेस की शिद्दत का आपको अंदाज़ा होता है उसको आप कोप अप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप उससे कोप अप नहीं करते और आप साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।